अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मौलाना का आज़ादी मार्च अब वफाकी दारुल हुकूमत से निकल कर पूरे मुल्क में फैलेगा, लेकिन सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या मौलाना फिर भी अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। इस्लामाबाद में JUIFA का 13 रोज़ से जारी धरना जब मौलाना के मकासद पूरे करने में नाकाम रहा तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन करके आखिर मौलाना क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या हासिल कर लेंगे। क्या मौलाना का प्लान बी मौलाना की फेस सेविंग है? ये वो सवालात हैं जो कि आज मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च प्लस धरने से आखिरी खिताब के बाद उठना शुरू हुए। आज़ादी मार्च प्लस धरने से आखिरी खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। आज हम यहाँ से रवाना होंगे और सड़कें ब्लॉक करने वालों के साथ होंगे। जबकि JUIFA की जानिब से किए जाने वाले ऐलान के मुताबिक बलूचिस्तान में चमन शाहरा और खैबर पख्तूनख्वा में शाहराए रेशम को बंद कर दिया गया है। पंजाब में बुजदार के मकाम पर GT रोड को बंद किया जा रहा है, जबकि कल पेशावर और रावलपिंडी के दरमियान GT रोड को भी बंद किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर से वही रिवायत अपनाई है जो कि माजी में डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी भी अपना चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरीके से धरना शुरू किया और जिस तरह इसके खात्मे की तरफ बढ़े हैं, इससे एक तासुर यह भी मिला कि मौलाना के धरने और ताहिरुल कादरी के 2013 के धरने में कुछ चीज़ें मुश्तरक थीं। 2013 में ताहिरुल कादरी ने भी पहले हुकूमत को आड़े हाथों लिया, खूब तनकीद की, लेकिन फिर यू टर्न लिया था। सवाल यह है कि मौलाना एक तरफ तो सड़कों को ब्लॉक करने का कह रहे हैं और दूसरी तरफ अवाम को पुरअमन रहने की तलकीन भी वो कर रहे हैं। क्या मौलाना के प्लान बी से अवाम की मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा? फिर जो रियासत है वो इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी, इस पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ JUIFA के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका। कामरान साहब, जिस तरीके से आज आप लोगों ने अपने प्लान बी का ऐलान किया, इवन उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया, जिस तरीके से मौलाना अताउर रहमान साहब ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर शाहराओं को ब्लॉक भी किया जा चुका है, जो मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि सिंध, बलूचिस्तान और KPK में जो अहम रोड्स हैं, शाहराएँ, उनको ब्लॉक किया गया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि प्लान बी की तरफ बढ़ना, क्या इसको प्लान ए की नाकामी का एतराफ़ ना समझा जाए कि अगर आप लोगों का प्लान ए कामयाब हो जाता तो प्लान बी की तरफ बढ़ना ही ना पड़ता आप लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये मूवमेंट है और मूवमेंट में जो है ना वो आगे जाया जाता है, पीछे नहीं हटा जाता। ये आगे का रास्ता है। एक मकसद तो बहुत वाज़ेह तौर पर हासिल कर लिया गया कि वो जो इलेक्शन की चोरी थी, जो मैंडेट की चोरी थी, उसको इस हद तक जो है लोग जो है उससे वाकिफ हो गए कि अब जो है वो कोई भी इस गवर्नमेंट पे बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इसकी लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर जब आप मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट में जो है ना वो एक तरह से स्ट्रोक नहीं करते, मुख्तलिफ स्ट्रोक होते हैं। कभी दाएं से स्ट्रोक होता है, कभी बाएं से होता है, कभी सामने से होता है, कभी पीछे से होता है, कभी ऊपर से होता है, कभी नीचे से होता है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो आपकी स्ट्रेटजी होती है। आप स्ट्रेटजी के तहत जो है वो काम कर रहे होते हैं। एक नई स्ट्रेटजी इख्तियार की गई है, इसको जो कॉल ऑफ तो नहीं किया गया किसी चीज को। स्ट्रैटेजी ए हो, स्ट्रैटेजी बी हो, नाकाम हो गए हम जो भी जब भी मूवमेंट चलती है उनका ज़ाहिर एक मकसद होता है। जो प्लान ए में आप लोगों का मकसद था इस्तीफा लेना, अगर तो वही मकसद प्लान बी के जरिए आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो आप नहीं समझते कि अगर वजीर आजम ने इस्तीफा 12 रोज वहां आप लोगों के बैठे रहने के बावजूद नहीं दिया, हुकूमती कमेटी और आप लोगों के रहबर कमेटी के 12 मुज़ाकरात भी हुए, अगर उन्होंने तब भी इस्तीफा नहीं दिया तो अब भी वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये बड़ा शरीफाना एहतजाज था। ये एक सड़क पे एक मैदान में आराम से बैठे हुए लोग उसको ये शर्म दिला रहे थे, उसको ये एहसास दिला रहे थे कि तुमने कल क्या कहा था और तुम लोगों ने कल क्या किया था और किस तरह से आप इक़्तिदार में आए और किस तरह से आप इक़्तिदार में बैठे और ये जो आपने इक़्तिदार में बैठने के बाद जो पब्लिक के साथ किया है वो क्या किया है। ये बड़ा एक शरीफाना जो है ना वो एहतजाज था। मेरा ख्याल है कि ये अब जो एहतजाज में सख्ती आई है, कोई नरमी नहीं आई है। तो जब सख्ती आती है तो वो फिर तो अभी तक हुकूमत भी नरमी का मुजाहरा कर रही थी कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी तक हुकूमत ने भी बड़ा पेशेंस का मुजाहरा
किया, बड़ा नरमी का मुजाहरा किया, लेकिन अब जबकि आप मुल्क की आम शाहराहों को ब्लॉक करने जा रहे हैं तो आपको नहीं लगता रियासत इस पर रिएक्ट करेगी? और करना भी चाहिए। और आप लोगों के ख्याल में एक तरफ आप सड़कें ब्लॉक करेंगे और दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी क्या नॉर्मल चलती रहेगी? नहीं, उसमें ऐसा है कि ये शहरों के अंदर ब्लॉक नहीं कर रहे, शहरों के अंदर कारोबार जिंदगी चलता रहेगा। और हुकूमत ने अगर कोई सख्ती का मुजाहरा करना है तो वो सख्ती का मुजाहरा भी करके देख ले, उसको वो सख्ती में भी नाकामी पेश आएगी। हुकूमती सख्ती जो है वो हुकूमत की कोई रिट है नहीं है। हुकूमत की कोई रिट होती तो बाकी मामला इसके ठीक चल रहे होते। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ है। सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, ये मौलाना साहब की कुछ मंतक समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ कारकुनान को तलकीन कर रहे हैं, मुख्तलिफ शाहराएं ब्लॉक करने जा रहे हैं, मेन सड़कों को ब्लॉक करने की एक स्ट्रैटेजी है, प्लान बी है, जो साफ जाहिर है कि प्लान ए की नाकामी के बाद प्लान बी की तरफ बढ़े। भले ही मौलाना और उनके जो लोग हैं वो माने या ना माने, आपको लगता है कि अब तक तो हुकूमत ने नरमी का मुजाहरा किया, रियासत हरकत में आएगी, कानून हरकत में आएगा और आना भी चाहिए? कोई भी कानून आइन इस बात की इजाजत नहीं देता कि मुल्क की आम सड़कों को आप ब्लॉक कर दे और रियासत जो है ना खामोश तमाशाई बनी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिया, मौलाना साहब के साथ ये हुआ है कि वो अपनी तरफ से घर से पासपोर्ट लेके निकले। अमेरिका का मैंने वीज़ा लगवा लिया, एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करके अमेरिका पहुँचूंगा। तो आगे गए, पासपोर्ट उनका एक्सपायर हो चुका था, फ्लाइट निकल चुकी थी और बड़े फेडअप होके वो वापस निकले। देखिए, प्लान ए क्या था उनका? रिज़ाइन मांगूंगा, प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन दें, 3 महीने में इलेक्शन कराएं और फौज का कोई रोल नहीं होगा। तीनों में से कोई एक बात में भी 1% भी पेशरफ्त नहीं हुई। यहां तक कि 5-6 दिन पहले इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि ये इनसे मुज़ाकरात की भी नहीं जरूरत। मुज़ाकरात भी उन्होंने जरूरी नहीं समझे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने पहली दफा देखा एक मार्च हुआ जिसे हुकूमत ने भरपूर तामुन किया। अदरवाइज हुकूमत सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करती है, एक हफ्ता पहले क्रैकडाउन होता है, लोग सड़कों पे नहीं आ सकते। इवन के इमरान खान साहब ने जब किया था तो एक हफ्ता पहले क्रैकडाउन शुरू हो गया था। आपको याद होगा ताहिरुल कादरी के घर अटैक करके 100 लोगों को गोलियां मारी गई, जिसमें से 14 शहीद हो गए। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब को सख्त फेडअप, मायूस होकर गए। उन्हें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने चीट किया। मियां मौलाना सब कुछ हासिल नहीं कर सके, मां सवाए जो उनका पहले हदफ था, कुछ उनके पास कागज शागज गए थे, बड़े बड़े बैग, वो मिला। अदरवाइज उनका ये इतनी नाकाम तहरीक आज तक हिस्ट्री में नहीं होती। आप आ जाते हैं उनका प्लान बी, इसका मतलब है प्लान ए टोटल फ्लॉप हो गया, उस पर कोई नहीं हुई। प्लान बी की कामयाबी के पहले दिन से ही कोई असर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब इनको इजाजत दी गई, हजारों की तादाद में ये लोग इकट्ठे हो गए और इस्लामाबाद पहुंचकर भी कुछ नहीं कर सके। मेरा रिकॉर्ड ये है कि मैंने हजारों प्रोटेस्ट कवर किए हैं। अगर मॉब इकट्ठा हो जाए तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर गवर्नमेंट पहले एक्शन कर दे तो फिर स्ट्राइकें नाकाम होती हैं, कोई तहरीक चल नहीं सकती। तो मुझे ऐसे लगता है कि मौलाना सिर्फ चंद सड़कों पे थोड़ा सा लाठी चार्ज होगा, हल्का फुल्का गिरफ्तारी होगी, लेकिन ये बड़ी मूवमेंट नहीं बन सकेगी, कोई कामयाब तहरीक चल सकेगी। कुछ मीडिया एंकर्स पर्सन ने भी इसको इस तरीके से प्रवोक करने की, इस बात को बुनियाद बना करके मौलाना का धरना बड़ा पुरम था, एक गमला नहीं टूटा, बिल्कुल वो लोग पुरम रहे, उस धरने में जा कर उसको बड़ा प्रवोक भी करने की कोशिश की गई और उसको सपोर्ट भी किया गया। अब आपको नहीं लगता कि अब मौलाना जब प्लान बी पर अमल दरामद करेंगे? आज भी मेरी बहुत सारे कुछ सिक्योरिटी आप कह लें, कुछ ऑफिशियल से बात हुई, कुछ हुकूमती वुज़रा से बात हो रही थी, वो कहते हैं जिस दिन एक सड़क को भी ब्लॉक किया जाएगा, कोई एक बंदा भी सड़क पर नजर नहीं आएगा, तो आपको नहीं लगता इससे तसादुम बढ़ेगा? तसादुम बढ़ने का खदशा है और फिर जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली जाएगी कि हुकूमत ने जो ना तसादुम जो ना वो शुरू किया है, पहल किया हुकूमत ने। शादिया, ऐसा नहीं है। उन एंकरों से पूछे, आज तक किसी भी बड़ी जमात ने इतनी तादाद में लोगों को सड़कों पर आने दिया। जो उनके लीडर नवाज शरीफ थे, उसने तो एक हफ्ता पहले क्रैकडाउन कर दिया था, 100 लोगों को गोलियां मरवा दी थी। वो किस मुंह से कह रहे हैं? इवन के इफ्तिखार चौधरी के धरने में हफ्ता पहले लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां शुरू हो गई और उस दिन 4 बजे तक लाठी चार्ज और शेलिंग होती रही। तो ये बात गलत है। मीडिया को हम पार्टी नहीं बनते, हमने हालात बताना होते हैं।
देखिए उसकी इजाजत दे दी थी हुकूमत ने कि आप इस जगह पर आएंगे। अब रोड ब्लॉक करने की किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं दी जा सकती। पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन आवाम की जानो माल की हिफाजत करना भी हुकूमत का हक है। जिस तरह ये पूरे मुल्क में रोड ब्लॉक करके इंतशार फैलाना चाह रहे हैं और लाशों की सियासत करना चाह रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मौलाना साहब ने कहा लाशें गिरेंगी हम उठाएंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं ना हुकूमत इसकी इजाजत देगी, ना मौलाना साहब के पास इतनी मैन पावर है कि वो पूरे मुल्क में अगर 10-15 कहीं लोग जाते हैं, 5-6 पुलिस वाले या 20-25 पुलिस वाले गार्ड आएगी, मारेगी 2 लाठियां और पकड़ के ले जाएगी। ये गैर आईनी रास्ता है, पुरअमन एहतजाज है। ये इसको गैर आईनी रास्ता भी कह सकते हैं और दूसरा मौलाना की फेस सेविंग भी कह सकते हैं। भट्टी साहब जाहिर है उन्होंने निकलने के लिए सर्दी बढ़ी है, कुछ तो करना था ना। नहीं, मौलाना को फेस सेविंग बदकिस्मती है, मिली नहीं है। ये पहला धरना इस तरह से नाकाम हुआ कि इनकी इत्तेहादी जमातें, अपोजिशन जमातें भी आज साथ नहीं थी खड़ी। किसी ने आके फेस सेविंग नहीं दी कि हम एक चलो कमीशन ही बना देते हैं, आप चले जाएं। मौलाना तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है कि जैसे एयरपोर्ट पे गए हैं, इनका वीजा भी जाली निकल आया है, जहाज पे बैठने नहीं दिया, इमिग्रेशन ने पकड़ कर चलो काका वापस बाहर हो, मौलाना साहब फिर आना। तो मौलाना साहब के साथ धरने का जो अंजाम हुआ है, मेरा ख्याल है वो उनकी नाकामी का सबूत है और वो डिसहार्ड होकर गए हैं। और बी जो प्लान है उस पर वो खुद भी चाहेंगे ना हो। और आइंदा आने वाली गुफ्तगू में आपने पहले भी देखा होगा, मौलाना ने पहले एक लफ्ज कहा था, मैंने कभी धरना नहीं देना, मैंने मार्च करना है। कमो बेशतर 20-25 बयानात उनके मुतजाद हैं पहले बयानात से। तो मेरा ख्याल है मौलाना फेडअप होकर गए हैं। नून लीग और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ने उनके साथ हाथ कर दिया और उनकी जमात में इतने लोग हैं नहीं कि वो पूरे मुल्क को चोक कर सके। एक खास मदरसों की स्ट्रेंथ है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग शुरू से स्ट्रेटजी के खिलाफ थी। पीपल्स पार्टी तो बहुत थी, ये सड़कें ब्लॉक करना और इस तरीके से एहतजाज करना, पीपल्स पार्टी खिलाफ थी। इसके अलावा भी बड़े अहम इश्यूज चल रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से बाहर जाने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन 2 शराइत के ऊपर। एक ये कि नवाज शरीफ सिर्फ एक बार 4 हफ्ते के लिए बाहर जा सकेंगे और दूसरी ये कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ 7 अरब रुपए के श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाएंगे। वफाकी वजीर कानून का यह भी कहना था कि आज वफाकी हुकूमत किसी भी वक्त इजाजतनामा जारी कर देगी, बाकी उनकी मर्जी। और अगर नवाज शरीफ की तबीयत ठीक ना हो तो क़याम में वहां पर तौसी के लिए दरख्वास्त दी भी जा सकती है। वफाकी वजीर कानून के साथ मौजूद मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का यह कहना था कि सजा याफ्ता मुजरिम का नाम ECL से नहीं निकाला जा सकता, यह सिर्फ एक बार के लिए है। और नून लीग जो कि कल ही इस मशरूत इजाज़त के ऊपर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त को मुस्तरद कर चुकी है, वो आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि नवाज शरीफ का इलाज की गर्ज से बाहर जाने की मशरूत इजाज़त देना गैर आइनी है, गैर कानूनी है। सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ को इलाज वाकई बैरून मुल्क बहुत ज़रूरी है, जो अब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, तो नून लीग श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने में आखिर आर क्यों महसूस कर रही है? क्या अगर इसहाक डार, हुसैन नवाज और हसन नवाज अगर वापस आ जाते तो क्या हुकूमत आज इतना मोहतात रवैया ना अपनाती? क्या हुकूमत इतनी मोहतात होती? क्या नून लीग का माजी ही जो है इसने हुकूमत को ज़्यादा मोहतात किया है? आज यही नून लीग कल मुशर्रफ की बीमारी पर मजाक उड़ाती थी और वही आज इस हुकूमत से नवाज शरीफ को बाहर भेजने की अपीलें करी और जिम्मेदारी भी हुकूमत पर डाल रही है। हम नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की बिल्कुल मुखालिफत नहीं कर रहे, लेकिन सवाल सिर्फ ये है, बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या आप सियासतदानों को अपने रवैये तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है और तमाम सियासतदानों को यकीनन अब यह ऐद करना होगा कि कोई किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त को तो गुजर ही जाता है, जैसे कि ख्वाजा आसिफ भी ये फरमा रहे थे। इसी पर मैं बात करूंगी। भट्टी साहब, आपने देखा माजी में क्या होता रहा, कहते हैं ना वक्त कभी एक सा नहीं रहता, पलट कर सब कुछ सामने आ जाता है। हुकूमत बिलाखिर डटी हुई है भट्टी साहब नवाज शरीफ साहब को कि वो श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने होंगे। आप इसे हुकूमत की शर्त समझ रहे हैं या हुकूमत को कहीं ना कहीं अपनी भी फेस सेविंग करने की जरूरत है? आज शहजाद अकबर साहब ने कहा कि कल को अवाम और अदालतें हमसे सवाल कर सकती हैं कि आपने वन टाइम जाने की इजाजत दी है तो भाई किस बुनियाद पर दी है? तो आप समझते हैं कि क्या हुकूमत अपने आप वोटर्स को, सपोर्टर्स को मुतमईन करना चाहती है? देखिए,
एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कन्विक्टेड शख्स है जिसे अदालत ने सजा दी, हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे शख्स को मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। 70-72 साल हिस्ट्री में ऐसी चीज़ नहीं मिलती। दूसरी बात जो आप फरमा रही हैं कि हुकूमत ने कहा कि सिक्योरिटी बांट दे, पहले ये भी मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ आप इंसानी हकूक के तहत कह रहे हैं तो भाई दे दे, दूसरी तरफ अगर इमरान नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे, उनके लिए 7 अरब तो ऐसा है जैसा मेरे और आपके लिए 700 रुपये है। अगर बाप की जिंदगी उन्हें इतनी अजीज है तो होनी भी चाहिए। बिल्कुल। वो 700 अरब के बॉन्ड दे दें, उसमें कौन से पास से देने, वापस तो उन्होंने आ ही जाना जब सेहत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसका मतलब है दोनों जमातें इस पर सियासी कर रही हैं, अपने वर्करों को मुतमिन कर रही हैं। अगर वो 7 अरब के सिक्योरिटी बॉन्ड देते हैं तो मुस्लिम लीग को यही बात जाएगी जैसे मुशर्रफ के साथ इन राइटिंग डील कर कर गए थे और उधर से जाके मक्के मदीने मुनर्रफ हो गए थे। ये मुकर नहीं सकेंगे इस बात पे, कहेंगे भाई आपने तो सिक्योरिटी बांट दिए थे, हुकूमत के पास फेस सेविंग आ जाएगी। इमरान खान साहब ये इसलिए कर रहे हैं कि वो पहले दिन से कह रहे थे मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, ये सिक्योरिटी बांड लेकर उनके पास आ जाएगा। दरअसल किसी भी मुल्ज़म के साथ आप डील करते हैं तो उसका माजी देखना जरूरी होता है। बिल्कुल। इसलिए मेरा ख्याल है हुकूमत को मुश्किलात था कि नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ के साथ डील करके गए थे तो मुनर्रफ हो गए थे, मैंने तो डील ही कोई नहीं की। तो आपको भी लगता है कि हुकूमत है नवाज शरीफ को 1919 के पर्सपेक्टिव में ही आज देख रही है, इसलिए ज्यादा मोहतात है? फिर वो आर्डर दिखाने पड़े। फिर आपको याद होगा कि इसहाक डार को प्राइम मिनिस्टर शाहद खान अब्बासी ने अपने जहाज में भगाया और उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा। हुसैन और हसन गए, वो भी नहीं आए। जब किसी शख्स के फ्यूचर के बारे में बात करनी है उसका मादी और हाल देखना है, तो मादी और हाल में इन्होंने हमेशा अपनी कमिटमेंट की वायलेशनें की। सही। और दूसरी जो बात आपने की, आज ये कह रहे हैं कि बीमारी पे सियासत ना करें और मुशर्रफ के बारे में इसे कहते हैं मकाफात अमल। कल आप उनकी बीमारी पे सियासत कर रहे थे तो अल्लाह रहम करे आज मियां साहब किया। लेकिन अगर नून लीग उनसे वाकई उन्हें मरियम नवाज को, अपने वालद की और शहबाज को अपने भाई की जिंदगी अजीज है तो मैं समझता हूँ हुकूमत ने शायद उसे नहीं मांगना चाहिए था अगर इंसानी। लेकिन अगर 7 अरब के सिक्योरिटी बांड भी दे दें तो नवाज शरीफ की जिंदगी से ज्यादा अजीज तो नहीं है। लिहाजा सियासत को सेहत से, जिंदगी से अलग करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है सियासत अब एक दूसरे पे इल्जामात का नाम रह गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद साहब हमारे साथ है। मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अब जिस तरीके से डॉक्टर्स भी अब कह रहे हैं कि 24 घंटों में नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क मुंतकिल कर देना चाहिए, उनकी सेहत को, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक है, वैसे अगर नवाज शरीफ साहब ने वापस आ ही जाना है तो फिर 7 अरब के सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने में हर्ज क्या है जनरल साहब? देखिए शाजिया, एक तो शुक्रिया आपने अपने लाइन पे लिया। मैं ये कहता हूँ कि देखिए हर चीज कानून और आइन के दायरे में होनी चाहिए ना, और अगर तो कोई अदालती फैसला होगा तो उसका मन्नोआन मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब की फैमिली उसको एक्सेप्ट करेगी। अभी अगर उनका ये स्टांस है कि हमें जमानत दी गई, जमानत पे रिहा किया गया, उस पे जो भी मचल के वगैरह होते हैं वो उन्होंने जमा कराए, प्लस उन्होंने मरियम की सूरत में कहा कि आप अपना पासपोर्ट जमा कराएं, दैट मीन्स के बाहर नहीं जा सकती। इनकी सूरत में उन्होंने कहा आप जहां मौजूद समझे अपना इलाज कराएं, तो वो बाहर आ गए। अगर उस वक्त जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने तौर पे ये कहती जी कि आप ये करें कि ये तो आप ये रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि ये बाहर नहीं जा सकते, तो उस वक्त एक फैसला हो जाता। अभी जो मेरे ख्याल में पार्टी का और फैमिली का उनकी का ये जो स्टांस है वो ये है कि ये जो हुकूमत अभी कर रही है ये गैर कानूनी है और इनका कोई अथॉरिटी नहीं है कि लेकिन अभी ये वक्त नहीं है ना इन चीजों में पढ़ने का कि हुकूमत क्या कर रही है, कानूनी है, गैर कानूनी है। इस वक्त तो आप लोगों की और उनके खानदान के लिए मियां साहब की सेहत प्रायोरिटी होनी चाहिए जनरल साहब। देखिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए और है, हर किसी के लिए है, लेकिन ये फैसला किसी के बस की बात नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब का खुद जाती तौर पे जो चाहते हैं उसके मुताबिक होता है ना। पहले वो नहीं जा रहे थे, जाने को तैयार नहीं थे, जब फैमिली ने कन्विंस किया तो जाने पे तैयार हो गए। अभी अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं एक और इधर बॉन्ड दे के जाऊं, बिकॉज देखें आप याद रखें कि पहले भी वो बाहर गए हुए थे, कन्विक्ट हुए,
और अपनी बेटी को लेके यहाँ आए, ये रिकॉर्ड है ना। आप रिकॉर्ड ये ना देखें कि हकदार साहब चले गए या बेटे चले गए, वो अपनी इंडिविजुअल, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी अलग नहीं किया जा सकता ना। 1999 के पर्सपेक्टिव में आज भी नवाज शरीफ साहब को ये हुकूमत देख रही है। आपका अपना जाती कैरेक्टर होता है। आप शाजिया, आपका जो किरदार होगा वो कभी भी मुतासर नहीं होगा कि भाई ने क्या किया या फलाने ने क्या किया। मकसद ये है कि वो आए थे और अभी भी वो आ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गेम लीगल है और इसके ऊपर अभी आई एम श्योर के, क्योंकि मुस्लिम, बहरहाल जो भी फैसला हो, जल्दी फैसला हो। तरीके से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को 24 घंटों में बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल कर देना चाहिए, नहीं तो उनकी जिंदगी को, सेहत को मजीद खतरात लाक हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर अब्दुल कयूम साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, तमाम कानूनी माहिरीन, अपोजिशन और हुकूमती वज़रा का इस बात पर इत्तफाक है कि अगर नवाज शरीफ साहब को तिब्बी रिलीफ मिल सकता है, वो बाहर जा सकते हैं, तो जरदारी साहब को भी इस किस्म का रिलीफ लाजमी मिलना चाहिए। और नवाज शरीफ को मिलने वाले तिब्बी रिलीफ के बाद ये उनका और मुख्तलिफ जेलों में जो मुख्तलिफ कैदी हैं, उनका एक कानूनी हक भी है कि वो नवाज शरीफ साहब के केस को बुनियाद बनाएं और ज़मानत के लिए अपील दायर करें। हुकूमती वज़रा तो यहाँ तक बयानात भी दे चुके हैं कि बिलावल भुट्टो को चाहिए कि वो दुरुस्त फोरम से रुजू करें। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि मुसालियत के बादशाह जरदारी साहब इस बात पर बज़िद हैं कि वो तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त नहीं देंगे। जरदारी साहब ये कहते हैं कि ये मेरा केस है, इसके बारे में मैं ही फैसला करूंगा, खुद करूंगा। अब देखते हैं कि हुकूमत कहां तक जाती है। जरदारी साहब को इलाज की गर्ज से कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी कल मुस्तरद हो गई है और सेहत की खराबी की वजह से कल वो अदालत में भी पेश नहीं हो सके थे। इस सब के बावजूद वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने आज ये कहा कि जरदारी साहब के दोस्त तो बातचीत कर रहे हैं और थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो भी दे देंगे। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई प्ली बारगेन का ऑप्शन इस्तेमाल करने का सोच रही है? क्या नवाज शरीफ साहब के बाद जरदारी साहब को भी ये रिलीफ मिलना चाहिए और मिलने जा रहा है? और क्या पीपल्स पार्टी मौलाना का जो प्लान बी है इसमें मुकम्मल तौर पर शरीक होने जा रही है, या यहाँ पर भी सिर्फ हिमायत से ही मौलाना को राम करने की कोशिश की जाएगी? इस पर मैं बात करूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब की सेहत भी ख़राब है और खासी ख़राब है, उनकी फैमिली परेशान है, पार्टी परेशान है। आप लोग भी चाहते हैं कि प्राइवेट मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जिस तरह नवाज शरीफ साहब के लिए दिया गया। कल वो तबीयत ख़राब होने की वजह से अदालत भी नहीं जा सके, लेकिन तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत अगर उनको मिल सकती है, वो अदालत से रुजू कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब, तो फिर तो जरदारी साहब को भी कर लेना चाहिए, उन्हें भी रिलीफ मिल जाए और वो जहां चाहे अपना इलाज करवा सकें जाकर आसानी से। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप बहुत इस अहम मौजू के ऊपर डिस्कशन कर रही हैं। पहले तो मैं ये वजाहत करूं कि जहां तक मियां नवाज शरीफ के केस का ताल्लुक है और जरदारी साहब के केस का ताल्लुक है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप PMLN के लिए ये जरूर कह सकती हैं कि उनको कंसेशंस मिले हैं, रिलीफ मिला है। यकीनन मियां साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और ये इंसानी नौयत ह्यूमैनिटेरियन इशू है, लेकिन ये इसमें कोई और राय नहीं हो सकती कि उनको कई कंसेशंस मिले हैं, माजी में भी मिले हैं। माजी में उनकी कन्विक्शन हुई थी, मीन्स कि उनकी कानून के प्रोसेस के थ्रू सजा हुई थी। इस दफे भी उनके कानून के प्रोसेस के बाद सजा हुई है, लेकिन वो सजा सस्पेंड करके उनको बेल्स देकर उनकी खानदान वालों को, बिलखुसूस उनकी बेटी को भी बेल दिया गया है। जरदारी साहब के केस में न माजी में कोई कन्विक्शन हुआ है, न इस वक्त कन्विक्शन हुआ है। वो वैसे ही मुल्जिम है, यानी कि उनके ऊपर इल्जाम है जैसे इमरान खान के ऊपर है और उसकी आधी काबीना के ऊपर है। तो मेरा ये सवाल बनता है पहले तो कि इंसाफ कहाँ है, और अगर सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर उनको इस वक्त 70 दिन होने को आए हैं, लेकिन उनका एक भी रिमांड में नैब की कस्टडी में कई दिन हुए हैं और जुडिशियल रिमांड में हुए हैं, एक रेफरेंस भी नहीं दिया गया कोर्ट्स को कि केस प्रोसीड करे। अब उसमें कसूर किसका है? तो रिलीफ की बात नहीं हो रही।
नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है बिलावल दुरुस्त फौरन से रुजू करें तो यकीनन इनको भी रिलीफ मिल सकता है। देखिए, ये दूसरा केस है। पहली बात ये है कि हम एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं चाहते। हमारा हक है कि हम अपना केस, जरदारी साहब ने पहले भी 12 साल जेल काटे। मुझे पाकिस्तान की तारीख में 70 साल तारीख में बता दें कि किसी सियासतदान ने इतनी कैद काटी हो और महज इल्जाम के ऊपर। तो हम जब उन्होंने 12 साल जेल काटी थी तब उनकी सेहत इजाजत देती थी, लेकिन आज उनकी सेहत शायद इजाजत नहीं देती है कि वो 1 महीना भी मजीद इस तरीके से जो है ना वो जेल काट सके। वक्त में भी फर्क होता है, आपका एज फैक्टर भी होता है। उसकी वजह से कोर्ट पे, जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, जरदारी साहब की सेहत बहुत इस वक्त नाजुक है, तशवीशनाक भी है, और हमने कोर्ट में सारे एविडेंसेस भी पेश किए हैं, डॉक्टर्स की तरफ से भी सारी रिपोर्ट्स भी मौजूद है, और सबको पता है कि उनके दिल में भी तकलीफ है। इस वक्त एक पेसमेकर है उनके दिल में, 2 स्टेंट्स हैं और क्लॉट्स भी हैं, और उसके साथ साथ डायबिटीज के पेशेंट है, तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है। और उसके अलावा उनके ट्रेमर्स भी हैं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर है, और सरकारी डॉक्टर्स ने सरकारी मेडिकल बोर्ड में क्या इनका वालिद शामिल नहीं है जो जरदारी साहब का, जिनके पास पूरा रिकॉर्ड है या जो इनके वो देखते हैं इनको, वो सरकारी मेडिकल बोर्ड में शामिल नहीं है? जी इस वक्त नहीं है। अच्छा, नहीं है, और हमारी ये डिमांड है कि हम ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर्स जो उनकी तारीखी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री उनकी जानते हैं, उनके वो केयर में रह चुके हैं, उनका उस बोर्ड में होना जरूरी है। और ये हमने कोर्ट में भी सबमिट किया है, और ये हमने अथॉरिटीज को भी पता है। अब इससे हम दरखास्तें क्यों देते फिरे? हुकूमत को चाहिए कि वो आगे बढ़े और ये अपने जेल अथॉरिटीज को अहकामात दे, ठीक है, पंजाब हुकूमत को अहकामात दे, एग्जीक्यूटिव को अहकामात दे। तो इसमें कोई और, लेकिन ये जरूरी है कि, और इस वक्त बच्चा ये सवाल पूछ रहा है कि सिर्फ एक इल्जाम की बुनियाद पर आप एक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ थी। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। पंजाब में उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाने के बाद ही ये बातें शुरू हो गई थीं कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में सियासी लिहाज से कमज़ोर वज़ीर आला लगाने का असल मकसद यही है कि पंजाब को बराह रास्त विफाक से कंट्रोल किया जाएगा। जबकि ये भी तनकीद होती हुई नजर आई कि वज़ीर आज़म जितना पंजाब आते हैं इतना तो दीगर सूबों में नहीं जाते। खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI की खुद हुकूमत है, वहाँ इतनी तवज्जो क्यों नहीं है इमरान खान साहब की? जबकि हमने इस बारे में मजीद जब तहकीकात की तो हैरान कुन इंकशाफात हमारे सामने आए। फिर ये मालूम हुआ कि ऐवान वज़ीर आज़म ने गवर्नेंस के इशूज़, पॉलिसी मैटर्स और इंतज़ामी उमूर में पंजाब की सूबाई हुकूमत के इख्तियारात में बराह रास्त हिदायत देने के लिए 200 से ज़ायद डायरेक्टिव्स जारी किए, जबकि प्राइम मिनिस्टर पब्लिक अफेयर्स यूनिट से अवामी शिकायत के हल के लिए 2000 डायरेक्टिव्स जारी हुए। सिटीजन पोर्टल पर आने वाली शिकायत इनके अलावा हैं, जबकि आइन और कानून के मुताबिक गवर्नेंस के इश्यूज, पॉलिसी मैटर्स और इंतजामी उमूर में हिदायत जारी करना आइन की 18वीं तरमीम में सूबों को जो इख्तियारात दिए गए हैं इसमें मुदाखलत के मुतरादिफ है। और ऐवान वज़ीर आज़म से जारी होने वाले डायरेक्टिव्स को बज़ाहिर पंजाब में हुकूमती उमूर को रिमोट कंट्रोल से चलाने की एक कोशिश समझा जा रहा है, और इससे यकीनन ये तासुर भी मिलता है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ ने ऐवान वज़ीर आला को 15 माह में मेरिट और शफाफियत और इंतजामी उमूर में मुदाखलत न करने की पॉलिसी को बालाए ताक रखते हुए डायरेक्टिव्स जारी करने की एक फैक्ट्री बना दिया है। सरदार उस्मान बुज़दार की बतौर वज़ीर आला पंजाब 20 अगस्त को हलफ उठाने के बाद उनके हुक्म पर ऐवान वज़ीर आला से आज तक 31,100 डायरेक्टिव्स मजाज अथॉरिटीज़ को जारी किए गए हैं, जिनमें से 45% जनूबी पंजाब खास तौर पर डेरा गाजी खान की आवाम की दरखास्तों पर जारी किए गए। डायरेक्टिव जारी करने से तमाम ताकत सेंट्रलाइज्ड हो रही है, जो कि इमरान खान के विजन इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम के बिल्कुल मुनाफी है। जबकि गुज़श्ता 10 सालों में जब विफाक में 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
5 साल नून लीग की हुकूमत थी, पंजाब में 10 साल सिर्फ नून लीग की हुकूमत रही। इन 10 सालों में वफाक की जानिब से 10 से ज़ायद डायरेक्टिव्स जारी नहीं हुए, जबकि अब डायरेक्टिव्स के अलावा हर 2 महीने के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद बुलाया जाता है, वन ऑन वन मुलाकात होती है, फिर उनको हिदायत जारी की जाती हैं। सवाल ये है कि वफाक से इतने डायरेक्टिव जारी होने के बाद भी पंजाब के अवाम के मसाइल तो हल हो नहीं पा रहे, फिर ये इस तरह के इकदाम क्यों किए जा रहे हैं, फिर भी सूबों में मुदाखलत का एक जो तासुर मिल रहा है, ये क्यों है? इस पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नुमाइंदा खुसूसी अनवर हुसैन सुमरा भी हमारे साथ हैं। अनवर, मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। अनवर, इस सारी स्टोरी समझने के बाद, सुनने के बाद, लोगों से बात करने के बाद यही एक तासुर मिलता है कि उस्मान बुज़दार को लगाने का मकसद ही ये था कि डायरेक्टली वफाक से पंजाब को कंट्रोल किया जा सके, इसलिए शायद किसी अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी को ये ओहदा नहीं दिया गया जो अपनी अकल और बूझ से ये सूबा चला सकता। जी शाजिया, बात यह है कि 18वीं जब तरमीम की गई आइन में, तो उसमें बहुत सारे इख्तियारात जो है वो सूबों को मुंतकिल कर दिए गए और सूबों को ऑटोनमी दी गई। इसके अलावा आइन की आर्टिकल 149 ये कहती है कि अगर वफाक से कोई डायरेक्शन आनी है वो इस सूरत में सूबों को दी जाएगी जब कोई सूबा ऐसा काम करेगा जो वफाक की पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, प्रेजुडिस उसमें पाया जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, इमरान खान साहब पहले दिन से ये कहते थे कि इख्तियारात को हम निचली सतह पर देंगे और जिस अफसर का या जिस मजाज अथॉरिटी का इख्तियार होगा वो इसको एक्सरसाइज करेगा और उससे आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। जब हमने तहकीक की तो पता चला कि गवर्नेंस इशूज़ पे, पॉलिसी मैटर्स पे और पंजाब के इंतज़ामी अमूर में हदायत जो हैं वो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से को 150 डायरेक्टिव जारी हुए हैं जो बराह रास्त हदायत दी गई हैं कि ये काम करें, ये काम ना करें। उनमें डायरेक्टिव्स में बहुत सारे जो अहम डायरेक्टिव्स हैं उनमें ये भी कहा गया पहले कि थाना कल्चर तब्दील किया जाए। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को जेल में बंद किया गया और एयर कंडीशन का इशू आया तो एक डायरेक्टिव ये भी आया कि जेलों में तरजीही सहूलियात को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो है हाईवेज़ पर भत्ताखोरी जो है इसका सीएम प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया और डायरेक्टिव जारी किया कि हाईवेज़ पर जो है भत्ताखोरी ख़त्म की जाए। पुलिस कल्चर या थाना कल्चर तो तब्दील ना हुआ। एक डायरेक्टिव वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से ये भी जारी किया गया कि हर ज़िले में जो टॉप 20 बदमाश हैं या जो अफंडर्स हैं उनको गिरफ्तार करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भिजवाई जाए। इसके अलावा और बहुत सारे रूल्स हैं, से मामलात हैं जो वहां से डायरेक्टली जो है ऑर्डर्स आते हैं। इसके अलावा कब्जा ग्रुपों के खिलाफ एक्शन के हवाले से कहा गया कि इनका कब्जे वागुजार करवाए जाएं। के पब्लिक वज़ीर आज़म पब्लिक पॉलिसी अफेयर्स यूनिट से अवामी शिकायत के हल के लिए भी डायरेक्टिव वहीं से जारी होते हैं, जिनमें से 50% जो कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन का हुक्म वहीं से आता है। हुमायूं अख्तर साहब, अब हमें याद है आप लोगों के वादे के जो इमरान खान की क़यादत में जो आप लोग वादे करते नजर आए कि सूबाई हुकूमतों को आइन में दी गई जो खुद मुख्तारी है और फिर जो इंतज़ामी उमूर है इसमें अदम मुदाखलत की आप लोगों की एक पॉलिसी थी और आप लोगों का वादा था कि सूबाई हुकूमतें आइन में दिए गए जो इख्तियारात हैं वो बिला खौफ और डिक्टेशन अपनी मर्जी से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके अवाम के मसाइल को हल करें। लेकिन यहाँ पर तो मामलात पंजाब में बिल्कुल ही उल्टे लग रहे हैं। हर तरह का जो डायरेक्शन है, ऑर्डर है, हुक्म है, वो इस्लामाबाद से आ रहा है, वजीर आजम की तरफ से आ रहा है। तो जाहिर है इससे तो एक तासुर मिलता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई एक ऐसी अथॉरिटेटिव, कोई ऐसी तजर्बाकार पर्सनालिटी नहीं थी जो अपनी अकल, समझ, बूझ से इस सूबे को चला सकती। ये तो आपकी प्रिजम्पशन है कि सूबा सही नहीं चल रहा। हमारी नज़र में तो काफ़ी कंसोलिडेट हुए हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब और ब्यूरोक्रेसी में एक इस्तेकाम आया है। 35 साल से जब माफियाज बने हों और वेस्टेड इंटरेस्ट वेल इंट्रेंच्ड हों किसी सूबे में, जब किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत रही हो तो उसमें बदलते हुए ज़रा टाइम लगता है। एक चीज़ मत भूलिए कि हमारी ही पार्टी की हुकूमत है पंजाब में और पार्टी की पॉलिसी जो है वो पार्टी के जो कोर कमेटी है और पार्टी के जो लीडर हैं और उधर से एक पॉलिसी निकलती है। आपने जितने आपके नुमाइंदे ने जिक्र किया जो डायरेक्टिव्स आए थे उसमें अगर आपको किसी डायरेक्टिव पे एतराज है, आई थिंक कि पब्लिक बेटरमेंट के लिए तो बड़े अच्छे 18वीं तरमीम के बाद तो हर सूबा अपने फैसले करने के, उसको अमल दरामद कराने में, पॉलिसीज बनाने में मजाज है, बाइख्तियार है। हमारा मकसद ये कि डायरेक्टिव्स वफाक से ही आने हैं। तो पंजाब के वज़ीर आला साहब क्या कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं फिर?
अगर वफाक से सब कुछ अगर आप देखें कि टोटल वजीर आला के एक्शंस और उसमें डायरेक्टिव्स कितने आए हैं तो शायद 1% भी ना हो। अगर हमारी पार्टी की हुकूमत है और हम समझते हैं कि एक सूबाई हुकूमत में बेहतरी लाई जा सकती है, कोई मशवरा दे के, तो इसमें सूबाई खुद मुख्तारी के बारे में तो कोई सिलसिला नहीं होता। आपस में पार्टी एक दूसरे को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। हाँ, हम इस पे बड़ा यकीन रखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज जो हैं, हम पंजाब में एक कानून लाए हैं। हमने देखा है कि सिंध में और जो पंजाब में PMLN कानून लाई थी वो टोटली उन्होंने डिफैंग कर दिया था लोकल बॉडीज को, और किसी किस्म के कोई उनके पास इख्तियारात नहीं छोड़े थे। आज भी कराची के मेयर रोते फिरते हैं कि मुझे मेयर तो बना दिया है, ना मेरे पास फंड्स हैं, ना मेरे पास इख्तियारात हैं। अब PTI जो लाई है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में कानून, उसमें सही मानों में निचली सतह तक खुद मुख्तारी दी जाएगी, जैसे दी जाएगी। जब सूबाई विफाक चला रहा है तो निचली सतह तक आम आदमी तक इख्तियारात कैसे मुंतकिल होंगे हुमायूं साहब, जब आपका सूबा ही इस्लामाबाद से चल रहा है? देखिए, मैंने गुजारिश की ना, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या परसेंटेज है जो पंजाब गवर्नमेंट ने 1.25 साल में इक़दामात किए हैं, उसमें वफाक से क्या अहकामात आए हैं? 1%, 1.5%, 200 से ज्यादा डायरेक्टिव जारी हुए हैं। 200 से ज्यादा डायरेक्टिव जारी किए हैं। अगर 200 डायरेक्टिव्स हुए हैं और 2 लाख एक्शंस पंजाब गवर्नमेंट ने लिए, तो वो तो 1% हुआ ना, 1% हुआ ना। किसके कहने पे हुआ? किसके कहने पे हुआ? पंजाब दिन रात चलती है। ये वजीर आला पंजाब के कहने पे हुआ? पार्टी के सदर के देखें, इसमें पार्टी के सदर के कहने पे हुआ, पार्टी के सदर पे कहने पे हुआ, क्योंकि उसकी पार्टी है, ये वो सदर है, चेयरमैन है पार्टी का। देखें हुमायूं साहब, बात यह है कि जब आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा दिया, आइन उसको इख्तियार देता है कि वह सूबाई मामलात को खुद देखेगा, उस पर डिसीजन करेगा। अगर इतने बड़े डायरेक्टिव्स वहां से आते हैं तो इसका मकसद ये है या तो रिमोट कंट्रोल के जरिए सूबा चलाया जा रहा है, या सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इतनी अहलियत नहीं रखता कि वो सूबाई इश्यूज को समझकर उस पर फैसला दे सके। ये दोनों आपकी दोनों प्रिजम्पशंस हैं। उस्मान बुज़दार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो पार्टी के मशवरे जो हैं वो पार्टी उनको बिल्कुल दे सकती है। इसमें कोई सूबाई खुद पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आप कैसे कह सकते हैं? 18वीं तरमीम की बिल्कुल आपका व्यू है शादिया, आप मेरा व्यू लेने बैठी हैं कि अपना दे रही हैं? नहीं, हम तो 18वीं तरमीम के लिहाज से बात कर रहे हैं ना हुमायूं साहब, कि 18वीं तरमीम के लिहाज से तो तमाम सूबे खुद मुख्तार है ना, उस्मान बुज़दार PTI का चीफ मिनिस्टर है, उनकी कोई अपनी पार्टी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर खान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आज का एडिटोरियल। नाज़रीन, मकबूजा वादी को जेल में तब्दील हुए 101 दिन हो चुके हैं। इन 100 दिनों में भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में जुल्म और बर्बरियत की नई दास्तानें रकम की हैं। 15 हफ्तों से मकबूजा वादी की किसी मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा नहीं हुई है। लोग घरों में मैसूर होकर नफसियाती मरीज बन चुके हैं। मवासिलात का निज़ाम वहाँ पर मफलूज हो चुका है। लोग अपने प्यारों से राब्ता करने के लिए तरस रहे हैं। अद्वियात की किल्लत है, ग़िज़ाई किल्लत है वहाँ पर। लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं वहाँ पर। रोज़ाना की बुनियाद पर 6 से 7 अफराद अद्वियात और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से जान की बाजी हार रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ भी कश्मीरियों के अंदर जो आज़ादी का जज्बा है उसको दबाने में नाकाम नज़र आते हैं ये सारे हरबे। कश्मीरी आज भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए मकबूजा वादी में सरापा एहतजाज हैं, और भारत की जानिब से बढ़ता हुआ जुल्म भी कश्मीरियों के दिलों में आज़ादी की तड़प जो है इसको कम नहीं कर सका है और ना ही कर सकेगा। मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्की मीडिया पर अब कश्मीर के मामले पर यकीनन कम बात हो रही है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ को मज़ीद बुलंद करे, क्योंकि आंखों में आज़ादी की तड़प लिए जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं ये पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।